हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की। डेली मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाता हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के। डेली ये क्वेश्चंस करके आप लोग एक तरीके से सारे चैप्टर्स के गो थ्रू हो जाते हैं। इसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं जिससे कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ एक कोई वैल्यू गायब होती है, एक पैटर्न पे बाकी बने होते हैं। जैसे यहाँ ये वैल्यू गायब है तो इसी चीज को हम सब में देखेंगे। यहाँ 169 है इस प्लेस पे, यहाँ 121 है। तो इस प्लेस पे जो आ रहा है जहां क्वेश्चन मार्क है, बाकी दोनों में इसी प्लेस पे जो आ रहा है उनको चेक करना है कि भाई वो किस पैटर्न पे आया है बाकी वैल्यूज से। तो जैसे मैं यहाँ देखूं 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर है। मेरी दिमाग में सीधा सीधा ये आएगा देखने के बाद, यहाँ 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो मोटा मोटा एक मेरे को आइडिया हो गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो किसी ना किसी का वर्ग होती होगी। अब यहाँ 225 ही एक ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग होती है। तो ये तो हो गया मेरा आंसर। विद इन सेकेंड आप ऐसे एग्जाम में निकाल सकते हैं, ये लॉजिक लगा सकते हैं। बट इसको अगर कंफर्म कर लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे बढ़िया रहेगा, बात समझते हैं। जैसे यहाँ 9 है, यहाँ 20 है। अब 9 तो 3 का वर्ग होता है, ठीक है, लेकिन 20 क्या है, 20 किसी का दो गुना है। किसका दो गुना, 10 का दो गुना। यहाँ ऐसे ही 24 किसी का दो गुना है, जैसे किसका, 12 का दो गुना। और ये किसका दो गुना है, 16 का दो गुना। ठीक है, 16 गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ अगर देखें तो ये 10 है तो यहाँ 11 का वर्ग है। यहाँ ये 12 है तो ये 12 से अगली संख्या 13 का वर्ग है। तो यहाँ 16 अगर है तो 16 से अगली संख्या का वर्ग होना चाहिए था 17 का, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसमें एक पैटर्न आपको समझ में आएगा। ये 9 है, ये 10 है, तो ये 11 है अगर वर्ग के बिना देखें और इसे दोगुने के बिना देखें। ये 11 है तो ये 12 है अगला, और ये 13 है। तो इसी तरीके से अगर ये 16 है, ये 17 है, तो एक कम हो सकता है 15, तो 15 का वर्ग हो सकता है। तो ये पैटर्न थोड़ा थोड़ा बेसिकली फिट हो रहा है। तो 15 का वर्ग होता है 225, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। इसका मतलब क्या है, ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज का जैसे ही क्वेश्चन आता है तो दिमाग में ये आता है कि नंबर लिखे होंगे और उनकी एक सीरीज बनी होगी। यहाँ नंबर नहीं लिखे हैं, अल्फाबेट लिखे हैं, लेकिन अल्फाबेट के भी अपने नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी अक्षर कितने नंबर पे आता है उसको उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो इनमें हम उनकी प्लेस वैल्यू अगर लिख ले, जैसे मैं लिखूं बी, तो बी पहला अक्षर है इस समूह का, तो इसमें ई पहला अक्षर है इस समूह का, इसमें एच है, इसमें के है, और ज्यादातर पहला अक्षर जो अब इसका अल्फाबेट है वो पहले वाले से रिलेट रहता है। ई आता है 5 पे, और एच आता है 8 पे, के आता है 11 पे। तो 2 से 5 जाने के लिए मैंने +3 किया, 5 से 8 जाने के लिए मैंने +3 किया, 8 से 11 जाने के लिए मैं +3 करूंगा। तो 11 से आगे जाने के लिए मुझे +3 करना पड़ेगा, तो वो कितना होगा, 14 होगा। तो 14 नंबर पे जो आता है वो मेरा आंसर यहां से बनाना स्टार्ट करेगा। अब आप लोग समझे इस बात को कि 14 नंबर पे हमारा n होता है, तो n से स्टार्ट होगा हमारा आंसर। n से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन है, फर्स्ट एंड लास्ट। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन n से स्टार्ट हुआ होता तो हम यही क्वेश्चन को खत्म कर देते, इसके आगे हमें क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अभी करना पड़ेगा। अभी करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, अब हम दूसरे लेटर को जो है चेक करेंगे। अब x हमारा कितने नंबर पे आता है, 24 पे, है ना। फिर u हमारा देखेंगे तो 24 पे आता है, ये 21 पे आता है। u जो है हमारा 21 पे आता है बच्चों, तो ये समझ में आ रहा है। r जो है वो 18 पे आता है, o जो है 15 पे आता है। अब हमने देखे रिलेशन बनाए, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 3 18, -3 15, -3 12। तो 12 नंबर वाला इस बार मेरा आंसर होगा। और 12 नंबर पे कौन आता है, एल आता है, NL। और NL से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन डी है, तो इसलिए मेरा करेक्ट आंसर
डी हो जाएगा ऑप्शन। अब थर्ड वाले को रिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे 4 पे है, ये 7 पे होता है, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13 पे एम होता है, 13 3 16, 16 पे पी होता है, तो ये रहा पी। तो इसने क्या सीरीज फॉलो की थी, +3 पहले वाले के लिए, फिर -3, फिर +3। इसको आप जनरल पैटर्न समझ सकते हैं, मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है। 371 का जो 150 से रिलेशन है, वही रिलेशन 468 का किससे होगा, ये कहलाता है नंबर एनालॉजी। मतलब दो नंबर, जैसे ये पहला और दूसरा, आपस में एक रिलेशन बनाते होंगे, उसी रिलेशन को फॉलो करते हुए दूसरे इसका किससे रिलेशन बनेगा वो हमें फाइंड करना होता है। जैसे 371 और 150, ना तो 371 किसी के वर्ग के पास है, ना ही किसी के घन के पास है, ये भी ना किसी के वर्ग के पास है, ना किसी के घन के पास है, और काफी डिफरेंस आ गया। और जैसे हम यहाँ 468 देख रहे हैं, इसमें से भी लगभग इतना ही अंतर होते हुए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। देखो 150 और 371 में अगर मैं अंतर देखूं, 150 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 150 से थोड़ी सी कम हुई है ये संख्या, ये भी 150 से कम करूं तो कितना होना चाहिए, मतलब 300 के आसपास। तो सारे ऑप्शन 300 के आसपास है कि नहीं है। तो इस चीज से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भैया जितना अंतर इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है, उतने अंतर आगे ऑप्शन बता रहा है। तो ये अंतर का क्वेश्चन हो गया, वर्ग घन और गुणा के बीच में नहीं जाना है। ठीक है, तो अब हम देखें 371 और 150 में कितना अंतर होता है, 1 7 5 2 3 1 2, 221। तो मुझे इसमें से 221 माइनस करना है, 8 में से 1 जाएगा 7, 6 2 4, 4 2 2, 247, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। वैन आरेख आपको ये बताता है कि भाई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के थ्रू किसी को बात को समझाना, तो उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो रीजनिंग में ये चीज हम सर्कल के थ्रू करते हैं, मतलब गोले के थ्रू समझाते हैं। एक गोला किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पक्षी है, तो पक्षी का मैंने एक गोला बना दिया, ठीक है, पक्षी का गोला हो गया। फिर अगर मैं देखूं तो दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ तोता है, मैंने तोता का बना दिया। अब फिर ये देखना, तोते का और पक्षी का कोई आपस में संबंध होता है, हाँ जी होता है, क्योंकि तोता भी एक पक्षी होता है। तो पक्षी का अगर मैंने ये बनाया तो तोता उसके अंदर आएगा, क्योंकि तोता जो है पक्षी होता है एक तरीके का, तो इसे यहाँ बना दिया मैंने। फिर चमगादड़, चमगादड़ भी एक तरीके का पक्षी ही होता है, तो उसे मैं कहाँ बनाऊंगा, उसे मैं इसके साथ बनाऊंगा, बट उन्हें आपस में जोड़ूंगा नहीं, ना ओवरलैप करूंगा, दूर दूर रखूंगा, क्योंकि यहाँ तोते का और चमगादड़ का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों पक्षी के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बाहर वाले के अंदर ये दोनों आएंगे, लेकिन अंदर ये दोनों अलग अलग बनेंगे, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। अब हमने पीछे देखा था नंबर एनालॉजी, ये होता है शब्द एनालॉजी। शब्द एनालॉजी में भी पहले शब्द का दूसरे शब्द से एक संबंध होता है, जैसे धागा और कपड़ा, और ये संबंध हमने खुद पता करना होता है। अब धागे और कपड़े में क्या रिलेशन होता है, आप कपड़े को फाड़ दो तो कपड़े में से धागे निकलेंगे, तो इसका मतलब है धागों का प्रयोग करके हम उस तरीके से उनको अरेंज करते, बुनते हैं, इस तरीके से सफाई करते हैं कि वो एक कपड़े में बदल जाता है। तो धागे को हम कपड़ा बना सकते हैं। बहुत सारे धागे एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब अरेंज होंगे तो वो भाई कपड़ा बन जाएगा। तो ऐसी तार का जब एक पैटर्न बनाता हूं और तार का पैटर्न बना के और मैं कुछ भी एक चीज तैयार करता हूं, तो उसे हम जाली कह सकते हैं और छलनी भी कह सकते हैं, छलनी। अब इन दोनों में से क्या आंसर देना है, बात को समझना आप लोग, इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा आपका, जाली होगा कि छलनी होगा। देखो अगर उसने धागे से कहा होता शर्ट या कहा होता पैंट, कोई भी ऐसा कपड़ा बताया होता जिसका अपना एक डिजाइन होता है पर्टिकुलर, तब हम छन्नी आंसर देते, क्योंकि फिर धागे से हमने एक पर्टिकुलर डिजाइन तैयार किया। कपड़ा है तो कपड़ा क्या है, कपड़ा कोई कुछ भी, किसी का भी कपड़ा हो सकता है, वो सूट का हो सकता है, वो शर्ट का हो सकता है, पैंट का हो सकता है। तो कपड़ा आपका पर्टिकुलर एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता, बस कपड़ा बन गया। तो वैसे ही
तार से मैं जाली बना सकता हूँ, लेकिन जाली को मैं एक पर्टिकुलर रूप दे दूं तो वो छन्नी बन जाएगा। तो इसलिए इसने यहाँ कपड़े को अगर पर्टिकुलर रूप दे देगा, मतलब डिजाइन दे देगा, तो वो शर्ट बन जाएगा, पैंट बन जाएगा। तो उस केस में अगर यहाँ कपड़े की जगह लिखा होता शर्ट, तो फिर तार का रिलेशन होता छलनी से, लेकिन अभी रिलेशन होगा जाली से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ये आपका रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई सीरीज का क्वेश्चन, वो भी नंबर वाली सीरीज, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब इसमें मैं एक पैटर्न फॉलो करूंगा, वो क्या है कि आप ये देखो 2 और 3 बिल्कुल पास पास है, फिर 3 के बाद 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 26 आ रहा है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर भी ऑप्शंस में बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। जब छोटी सी वैल्यू से स्टार्ट हो और ज़्यादा अंतर ना आए, तो वहाँ सिर्फ अंतर का क्वेश्चन होता है। और अंतर में भी 2 पैटर्न होते हैं, या तो एक जैसा अंतर फॉलो हो रहा होगा सब जगह, या फिर सब में एक पैटर्न बन रहा होगा। तो उस पैटर्न को फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप हर एक इंडिविजुअल का अंतर निकालें। जैसे 2 और 3 का अंतर होता है 1, 3 10 का अंतर होता है 7, 10 और 15 का अंतर होता है 5, 15 और 26 का अंतर होता है 11। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई देखो, जैसे यहाँ पे अगर 1 के बाद यहाँ 6 जोड़ के 7 आया, 7 के बाद भी अगर 6 जोड़ के आता, फिर 6 जोड़ के आता, तो पैटर्न बन जाता। अब ये पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोगों को क्या करना है, देखना है कि भाई कुछ और जो हमें समझ में आ सकता है, वो है कि एक एक को छोड़ के रिलेशन बना लो। जैसे 1 और 5 में कितने का अंतर है, 4 का। 7 और 11 में कितने का अंतर है, 4 का। तो 5 और उससे अगले में कितने का अंतर होना चाहिए, 4 का। तो इसका मतलब अगर मैं आगे 9 जोड़ दूं, 5 और 4 9, 9 जोड़ दूं तो अगली संख्या मिल जाएगी। तो वो 9 26 में जोड़ना है, 26 और 9 35। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आप लोग पहले क्या करें, सारे अंतर लिख लें और फिर उस अंतरों में पैटर्न देखें किस में क्या बनना है, और उस पैटर्न के आधार पर आपको आंसर देना है। आकृति ए बी सी डी ई एफ में कितने त्रिभुज हैं। अब एसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, भैया बिल्कुल कमर कस लो, एक क्वेश्चन जरूर 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 आता है जो इसमें आपसे त्रिभुज पूछे जाते हैं, कितने हैं। तो त्रिभुज के लिए बच्चों 2 ट्रिक सिखाता हूँ। एक होता है कि अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है, उसमें एक लाइन ऐसे आ रही है, तो इसमें हम नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ 1 यहाँ 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के जो आता है उतने टोटल त्रिभुज होते हैं। ये एक कॉमन है, मतलब इससे ज्यादा लाइन होगी तो क्या करेंगे, देखो 1 लाइन 2 लाइन, तो यहाँ फिर 1 2 3 जितने नंबर आएंगे सबको आपस में जोड़ देंगे, फिर 6 हो जाएंगे। ये एक कॉमन तरीका है। बट ये वाला जो है ना, ये हर एक फिगर में छिपा रहता है, तो इसलिए इसको तो रट लो कि भाई 1 लाइन आई तो 3 बनेंगे। मतलब पैटर्न तो यही होगा, इसका रूल तो यही है, ट्रिक यही है, बट इसे डायरेक्टली याद कर लो। तो ऐसी चीज मुझे तो यहाँ दिख रही है, देख लो आप लोग, ये दिख रही है, फिर एक ये दिख रही है। तो इसका मतलब 3 यहाँ से और 3 यहाँ से तो मुझे मिलेंगे। तो 6 तो मुझे ऐसे ही ओरली पता चल गए, कुछ भी करना नहीं पड़ा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई एक वर्ग है और उसमें ऐसे वो कई भागों में बटा हुआ है, तो जितने भी भागों में बटा हुआ है उन सबका आपको ऐसे ही नंबरिंग करना है, 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका आपको डबल कर देना है, तो वो आपके टोटल वहां से त्रिभुज होते हैं। जैसे अब ऊपर वाले में देखो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, ऐसे ही 1 2 3 4, बढ़ेगा डबल 8, तो 8 यहाँ से मिलेंगे, 8 यहाँ से, 16 ये हो गए और 6 उधर से मिले थे, भैया कितने हो गए हमारे पास, 22। अब बच्चों यहाँ तक तो आपकी ट्रिक काम आ गई। ये सीधी ट्रिक लगानी है जो मैंने अभी आपको सिखाई है, इन ट्रिक के बिहाफ पे आपको इनको सोल्व करना है। अब ट्रिक के बिहाफ पे सोल्व करने के बाद फिर आपके पास सारी पिक्चर्स को मिक्स करके बनाना होता है। अब सारी पिक्चर्स को मिक्स करके ऐसे बनता है, जैसे एक तो ये बन गया बड़ा, एक इसके नीचे बन जाएगा ऐसे, तो 2 इधर बनेंगे और 2 इधर बनेंगे, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। 22 और 4 26, ठीक है। अभी आप लोग एक चीज और देखिए कि इसमें कुछ और भी कॉमन ऐसा बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, वो कैसे समझोगे आप लोग और कहाँ से बनाओगे, दोनों बड़ी फिगर को, ये स्क्वायर जो वर्ग थे उनको जोड़ के, जैसे ये इन दोनों को मिला के 1 और इन दोनों को मिला के इधर 1, ये अलग से हमेशा मिलते हैं। क्या ऊपर नीचे मिलेंगे, ये इधर साइड में नहीं मिलेंगे ऐसे करके, है ना, तो वो हमारे पहले काउंट हो चुके इधर वाले में, तो इसलिए उसको नहीं देखते। तो ये बड़े 2 आपको हमेशा देखने हैं। तो 28 टोटल त्रिभुज यहां से प्राप्त हुए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कथन में कह रहा है कुछ एग्जाम टेस्ट है, तो कथन और निष्कर्ष के लिए आपको हमेशा वेन आरेख का प्रयोग करना है, जो अभी मैंने पीछे सिखाया। अब सिंपल सा समझते हैं, उसने कहा कुछ एग्जाम टेस्ट है, तो इसे मैं एग्जाम मान लेता हूं, एग्जाम। इसमें से कुछ टेस्ट है, कुछ टेस्ट है तो कुछ हिस्सा टेस्ट के अंदर आ जाएगा। मान लिया ये टी से मैंने टेस्ट को दिया, ई से एग्जाम को दिया, तो एग्जाम का कुछ हिस्सा टेस्ट में आ गया, ठीक है। उसने कहा कोई एग्जाम प्रश्न नहीं है, तो कोई भी एग्जाम जो है वो प्रश्न नहीं है, लेकिन उसने टेस्ट के लिए तो ऐसा नहीं बोला, टेस्ट में से तो हो सकता है ना, लेकिन अगर टेस्ट एग्जाम हुआ तो वो वाला हिस्सा नहीं होगा जो एग्जाम में आता है, तो इसलिए उसे एग्जाम वाले से बिल्कुल अलग बना दूंगा। कोई एग्जाम प्रश्न नहीं है, तो ये प्रश्न हो गया, ठीक है। अब बात को समझो कि एग्जाम और प्रश्न का कोई रिलेशन नहीं होगा, और टेस्ट का दोनों से रिलेशन हो सकता है। हालांकि उसने बताया नहीं है कि टेस्ट का कोई रिलेशन है किससे, उस प्रश्न से, ठीक है। कोई एग्जाम प्रश्न नहीं है, लेकिन टेस्ट प्रश्न हो सकते हैं, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उसने कहा कोई प्रश्न टेस्ट नहीं है, कोई प्रश्न टेस्ट नहीं है, ऐसा तो उसने बोला नहीं है, हो भी सकता है, तो ये बात तो गलत है, ठीक है। कुछ टेस्ट निश्चित रूप से एग्जाम नहीं है, तो कुछ टेस्ट जो ये वाले भाग है इधर वाला वो एग्जाम नहीं है, ये तो बात कंफर्म है, कुछ ही तो है, तो बाकी सब तो नहीं होंगे, तो इसलिए बात सेकंड वाली सही है। तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष 2 निकलता है यहां जो सही है। प्रीति राजेश की बेटी है और अमित अंकिता का बेटा है। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे एग्जाम के लिए, उसमें आप सिंपल सा एक ग्राफ तैयार करेंगे। आप अपने आप को कंसीडर कभी नहीं करेंगे, अपने आप को कंसीडर करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं समझाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसने कहा प्रीति राजेश की बेटी है, तो प्रीति बनाना है आपने, ये हो गया प्रीति, ठीक है। ये किसकी बेटी है, राजेश की, तो राजेश बड़ा रिश्ता हुआ, बड़ा रिश्ता मतलब उसका पिता हुआ, तो उसे हमेशा ऊपर बनाएंगे, तो छोटे रिश्ते को हमेशा नीचे बनाएंगे, ठीक है। ये बनाना है, बराबर का रिश्ता बराबर में रखेंगे। पहला एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उस स्टेटमेंट को ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। उसने कहा प्रीति राजेश की बेटी है, ठीक है, ये बन गया, और अमित अंकिता का बेटा है। अब यहाँ अमित और अंकिता में से जब तक किसी एक का संबंध राजेश और प्रीति से ना हो जाए, तो इन दोनों को हम यहाँ प्लॉट नहीं कर सकते, तो इस लाइन को छोड़ देना है। आगे चलेंगे। राजेश राजन का इकलौता बेटा है। राजेश किसका बेटा है, राजन का, तो मैं इसे यहां लिख दूंगा राजन, ठीक है। अब समझ आ गया, इसका तो रिलेशन पता चल गया। राजेश है इकलौता बेटा राजन का, चलिए है तो बेटा ना, तो ऊपर राजन अलग से यहां बन जाएगा, ठीक है। अंकिता राजन की बहू है। अब अंकिता राजन की बहू, राजन की बहू कब होगी, जब उसके बेटे की बहू होगी, और बेटा उसका इकलौता है राजेश, तो सिर्फ एक ही बेटा है, तो उसी की वाइफ होगी कौन, अंकिता, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसे ही मेरा यहाँ हमने देखा कि अंकिता का रिलेशन इन दोनों में से किसी एक से बन गया, तो ऊपर वाली लाइन जो छोड़ी थी उसको ले लेंगे। उसने कहा अमित अंकिता का बेटा है, अंकिता का बेटा यहाँ अमित को बना दो। अब यहां से हमारे पास जो है पूरा का पूरा जो ब्लड रिलेशन है वो समझ में आ गया। क्या हुआ है, राजन एक आदमी है, उसका बेटा है राजेश, उसकी एक बहू है अंकिता, ठीक है, और राजेश और अंकिता के 2 बच्चे हैं, एक प्रीति एक अमित, तो ये क्या हो गए, बहन भाई हो गए। देख लो समझ में आ गया ना, पूरा का पूरा जो है आपका ब्लड रिलेशन क्रिस्टल क्लियर होके बिल्कुल साफ साफ चमकदार आपके सामने आ जाता है। कोई भी व्यक्ति जो भी जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, वो भी इस ग्राफ को देख के आपका उत्तर दे सकता है। तो फिर आपने ये ग्राफ बनाया तो आप इंटेलिजेंट हो, तो आप तो सेकंड्स में दे ही सकते हो ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऐसे टाइप के ग्राफ से देने भाई, कभी गलत नहीं आएगा, लिख के ले लो। तो अब उसने क्वेश्चन क्या कहा, प्रीति अमित से कैसे संबंधित है। प्रीति और अमित तो बहन भाई है, ठीक है। प्रीति अमित से कैसे संबंधित है, तो प्रीति का रिश्ता पूछा, तो प्रीति तो बहन है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि L बराबर 7 है, A बराबर 22 है, जेल बराबर 38 है, तो थीफ बराबर क्या हो जाएगा। अब L की एक संख्या दी है जो कि है 7, और L का अपना एक प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू मतलब वो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आएगा, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कितने नंबर पे आएगा। तो हम पहले वो देखेंगे कि ये आता कितने नंबर पे है, और फिर उसे रिलेट करेंगे कि ये दिया कितना नंबर है। तो उन दोनों में जो रिलेशन होगा उससे फिर हम सबको रिलेट करके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो L जो है वो 12 नंबर पे आता है, L आता है 12 नंबर पे, और यहाँ लिखा है 7, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 कम करके लिखा होगा। सर A तो 1 पे होता है,
फिर ये 22 कैसे हो जाएगा 5 माइनस होके? बेटा बात को समझो, ए से जेड की तरफ जब हम जाते हैं तो जेड 26 नंबर पे होता है और 26 से आगे वापस से काउंट अगर ए से करने लगूँ तो ए की वैल्यू 27 मानी जाती है। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो 27 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो कितना आता है 22। इसका मतलब देखो ए क्या है 22, तो 5 ही माइनस करके लिखा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझो, जे जितने नंबर पे है उसमें से 10 माइनस करो। जे है 10 नंबर पे, 5 माइनस किया तो 5। ए फिर से क्या हो जाएगा 22, ए का तो हमें पता ही वो चल गया, ऊपर उसने दिया हुआ है। आई 9 होता है, 9 में से 5 जाएगा 4। एल 12 होता है, उसमें से 5 जाएगा तो 7। अब इन सबको जोड़ के देखो 38 आ रहा है, तो हमारा ये लॉजिक ठीक है, नहीं तो गलत है। और ये हो गया 38, जोड़ के 38 आ रहा है, तो थीफ को हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे अब हम देखेंगे टी कितने नंबर पे होता है 20 पे, तो उसमें से 5 माइनस किया 15 आ गया। एच हमारा 8 पे होता है, उसमें से 5 माइनस कर दो 3 आएगा। आई हमारा 9 पे होता है, 9 में से 5 किया 4 आएगा। ई हमारा होता है 5 पे, 4 जाएगा तो 1। एफ 6 पे होता है तो 5 जाएगा तो माफ कीजिए 5 माइनस करना था, तो ई 5 नंबर पे आता है, 5 जाएगा तो 0 लेना था यहाँ। और एफ आता है 6 पे, 6 में से 5 जाएगा तो 1। 15, 3 18, 4 22 और 1 23। तो हमें ये लेना है 23, हमारा आंसर होना चाहिए था। लेकिन हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी। टी हमारा 20 होता है बच्चों। अब टी हमारा 20 होता है, 20 में से 5 जाएगा तो हमने 15 लिया है, बिल्कुल सही किया है। एच हमारा होता है बच्चों 8, 8 में से 5 जाएगा तो हमें 3 लेना था। आई हमारा 9 नंबर होता है, 9 नंबर में से 5 जाएगा तो 4। ई हमारा होते ही 5 में, 5 5 जाएगा 0। एफ, तो आपका आंसर 15, 3 18, 4 22 और 1 23 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब वो मिसप्रिंट हो गया होगा ऑप्शन। तो आंसर इसका 23 है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। कौन सी संख्या भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है? तो भारतीय लेना है, अध्यापक लेना है। तो भारतीय ये रहे, अध्यापक ये रहे, इनको हमें लेना है। कौन सी संख्या भारतीय अध्यापकों को दर्शाती जो वकील भी है? अब ये भी लेना है। अब तीनों में जो कॉमन आता हो उसको लेना है। तो 7 तो खाली वकील अकेला, इसे नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमें तीनों जो है, तीनों जो हैं तो वो कहाँ आ रहे हैं? वो तीनों इस गोले के अंदर, ये देखो कॉमन जो बन रहा है, तो इन दोनों में कॉमन कौन बना? 2 और 3। फिर जब तीसरे को देखो, इन 2 3 में से भी खाली 3 ही रह गया, तो ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारी करेक्ट आंसर। तो भाई ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और एक रिकैप हुआ होगा जो जो आपने रीजनिंग में सीखा है। एग्जाम में भी पता चल गया होगा कैसे अप्लाई करना है ट्रिक्स को। चलिए कल फिर मिलते हैं बढ़िया से क्वेश्चंस और ट्रिक्स के साथ, नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।